हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो दोस्तों, हमने अपना मॉड्यूल 1 फिनिश कर लिया था लास्ट लेक्चर में और हम शुरू करने जा रहे हैं मॉड्यूल 2 लॉ सब्जेक्ट चैप्टर नंबर 7 मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। तो कवर करते हैं इसके सारे इलिस्ट्रेशंस, एग्जांपल्स, फिर टेस्ट योर नॉलेज के क्वेश्चंस। तो देखते हैं हमारा पहला एग्जाम्पल क्या। एग्जाम्पल बेसिकली वो किसी कॉन्सेप्ट को एक्सप्लेन कर रहे होते हैं एग्जाम्पल के फॉर्म में, तो हमें एग्जाम्पल से ये हेल्प हो जाती है कि हम क्विक रिवीजन कर लेते हैं। नाउ पहला इलिस्ट्रेशन है पेज नंबर 11। लक्सी हेयर स्टाइल प्राइवेट लिमिटेड allotted 500 shares in the name of Mr. Joy's daughter। तो लक्सी हेयर स्टाइल प्राइवेट लिमिटेड ने 500 शेयर दे दिए किसको? मिस्टर जॉय की डॉटर को, जिसका नाम है मिला, हु इज 4 ईयर ओल्ड, जो कि 4 साल की है। नाउ मिस्टर जॉय द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी हैज अप्रोच्ड यू टू एडवाइस हिम ऑन द एंट्रीज टू बी मेड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स। अब मिस्टर जॉय जो डायरेक्टर है, ठीक है ना, उसी की बेटी को दिया गया है, 4 साल की बच्ची है। अब मिस्टर जो आपको अप्रोच कर रहा है कि मुझे एडवाइस कीजिए कि हम रजिस्टर ऑफ मेंबर में कैसे एंट्री दिखाएं, सिंस मिला इज इनकम्पिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि मिला तो भी बच्ची है, माइनर है, तो वो तो कॉन्ट्रैक्ट कर नहीं सकती। यहाँ पे लिखा भी है कैपेसिटी एज माइनर। नाउ आंसर, सिंस माइनर्स आर नॉट कॉम्पिटेंट। माइनर कौन होते हैं? जो 18 साल से नीचे के होते हैं। तो 18 साल के जो लोग से नीचे के लोग कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकते। अब इसको तो शेयर दिए जा रहे हैं, ठीक है ना। आंसर, सिंस माइनर्स आर नॉट कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, माइनर्स कॉम्पिटेंट नहीं है, वो नहीं कर सकते हैं कोई कॉन्ट्रैक्ट। देयर नेम्स कैन नॉट बी एंटर्ड इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर्स, उनका नाम रजिस्टर ऑफ मेंबर में एंटर नहीं हो सकता। द विदाउट द डिटेल ऑफ गार्जियंस, तो माइनर के गार्जियंस होते हैं, तो गार्जियन के बिना डिटेल के उनका नाम रजिस्टर में एंटर नहीं होगा। देयरफॉर मिस्टर जो इज एडवाइज दैट वाइल फाइलिंग MGT1, तो मिस्टर जो की एडवाइस किया जा रहा है कि जब भी आप MGT1 फाइल करेंगे, द नेम ऑफ माइनर शैल बी एंटर्ड ओनली इफ द डिटेल्स ऑफ द गार्जियंस आर अवेलेबल, कि माइनर का जो नाम है वो एंटर किया जा सकता है, लेकिन तभी जब उसके गार्जियन का डिटेल भी अवेलेबल हो। दस जॉय नेम शैल ऑल्सो अपीयर इन द रजिस्टर ऑफ मेंबर, तो जॉय का जो नाम है वो रजिस्टर ऑफ मेंबर में आएगा। लग्जरी हेयर स्टाइल प्राइवेट लिमिटेड, सिंस मिला इज ए माइनर, तो मिला का नाम नहीं आएगा, जॉय का नाम आएगा। इलस्ट्रेशन 2, तान्या एंड तरुण हु रिसेंटली गॉट मैरिड वर जॉइंटली अलॉटेड 1000 शेयर्स बाय न्यू हॉस्पिटैलिटी सर्विस प्राइवेट लिमिटेड। न्यू हॉस्पिटैलिटी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड से तान्या और तरुण को 1000 शेयर मिले हैं जॉइंटली। Tarun intimated the company that only the name of his wife should appear in the records of the company। तरुण कह रहा है, तरुण को इंटीमेट किया गया, तरुण ने इंटीमेटेड द कंपनी, तरुण ने कंपनी को इंटीमेट किया कि सिर्फ उसकी वाइफ का ही नाम आना चाहिए इन रिस्पेक्ट ऑफ जॉइंट होल्डर ऑफ शेयर्स अलॉटेड, के जो भी जॉइंटली शेयर दिए गए उसमें सिर्फ उसकी वाइफ का नाम आना चाहिए। द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी आर नॉट श्योर वेदर दिस इज पॉसिबल, डायरेक्टर को नहीं पता क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि सिर्फ एक का ही नाम आए। गिवन दैट द शेयर आर हेल्ड इन द नेम ऑफ बोथ तान्या एंड तरुण, जबकि नाम शेयर तो दोनों ने हेल्ड किए हैं, तो आंसर इज जॉइंट होल्डर्स ऑफ शेयर्स may request the company to enter their names in the register in a certain order or execute transfer to have their holding split, with the result that part of the holding is entered showing the name of one holder and part showing the name of other holder। जॉइंट होल्डर रिक्वेस्ट कर सकते हैं कंपनी को कि भाई इतना इतना शेयर हमने आपस में होल्ड किया हुआ है, तो इतने शेयर के लिए हमारा नाम डाल दो और इतने शेयर के लिए दूसरा नाम डाल दो दूसरे का। However, the condition of Tarun that only the name of his wife Tanya should appear in the register as a member cannot be acceded to, although the names can be entered in the order such that the name of his wife appears first। अब जो तरुण कह रहा है कि सिर्फ मेरी वाइफ तान्या का नाम रख दो, ऐसा हो ही नहीं सकता। हाँ, ये हो सकता है कि चलो जी आपकी वाइफ का नाम पहले रख देते हैं, फिर बाद में तुम्हारा नाम आ जाएगा,
Now the reason for this is that the article of most companies provide that in the case of exclusion of the other joint holders and for this purpose seniority shall be determined by the order in which the name stand in the register of member. रीजन ये है कि जो मोस्ट ऑफ द कंपनीज के जो आर्टिकल्स हैं वो ये बताते हैं कि भाई जॉइंट होल्डर्स के केस में आप सीनियरिटी में तो जिसके पास या तो ज़्यादा शेयर्स हैं उसका नाम पहले आ जाएगा और जो दूसरा का नाम बाद में आ जाएगा रजिस्टर ऑफ मेंबर में। तो जो वो रिक्वेस्ट कर रहा है वो नहीं हो सकती है पूरी। चलते हैं आगे एंड द नेक्स्ट इलस्ट्रेशन और एग्जाम्पल इज ऑन कौन से पेज पे है, पेज नंबर 26, illustration 3. Big Fox Entertainment Limited called its annual general meeting. Big Fox Entertainment Limited ने अपनी एनुअल जनरल मीटिंग बुलाई है 30 सितंबर 2021 को, 30 सितंबर 2021 को, फॉर लेइंग डाउन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स रिलेटिंग टू द फाइनेंशियल ईयर एंडेड 31 मार्च 2021 फॉर अप्रूवल ऑफ इट्स शेयर होल्डर्स एंड कंडक्टिंग ऑफ अदर रिक्विजिट बिजनेस। एजीएम में जो 31 मार्च 2021 को जो बैलेंस शीट बनी है, फाइनेंशियल शीट बनी है, उसकी अप्रूवल के लिए शेयर होल्डर्स की अप्रूवल चाहिए और कुछ और बिजनेस मैटर्स पर डिस्कस करना है, इसके लिए एनुअल जनरल मीटिंग बुलाई। हाउएवर ड्यू टू वांट ऑफ कोरम की वजह से, कोरम मतलब होता है कि इतने मिनिमम नंबर होने ही चाहिए तभी मीटिंग हो सकती है, कोरम से कहते हैं। तो अब कोरम की वजह से द मीटिंग कुड नॉट टेक प्लेस एंड इट वाज कैंसिल्ड। भाई उतने लोग ही नहीं आए तो मीटिंग हुई नहीं और कैंसिल होगी मीटिंग। द कंपनी डिड नॉट फाइल द एनुअल रिटर्न ऑफ द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022। अब जब फाइनेंशियल अप्रूव नहीं हुआ तो कंपनी ने अपनी एनुअल रिटर्न भी फाइल नहीं की 31 मार्च 2021 की। विद द जुरिडिक्शन रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी टिल डेट, उस दिन तक जो आरओसी को जो एनुअल रिटर्न फाइल करनी वो नहीं हुई है फाइल। द डायरेक्टर्स आर ऑफ द व्यू दैट सिंस द एनुअल जनरल मीटिंग डिड नॉट टेक प्लेस द पीरियड ऑफ 60 डेज फॉर फाइलिंग ऑफ एनुअल रिटर्न इज नॉट एप्लीकेबल। क्योंकि एनुअल जनरल मीटिंग हुई नहीं तो जो एनुअल रिटर्न फाइल करने की जो 60 डेज की जो नोटिस है, द टाइम है, द पीरियड ऑफ 60 डेज फाइलिंग एनुअल रिटर्न एंड नॉट एप्लीकेबल एंड दस देयर इज नो कंट्रावेंशन। इसलिए इसने कंपनी ने कुछ गलत किया ही नहीं है, इनका कहना ये है। इसका मतलब अगर मीटिंग नहीं करोगे तो क्या तुम्हारे ऊपर टाइम लिमिट नहीं एप्लीकेबल है, तब तक क्या तुम एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करोगे। आंसर इज द कंटेंशन ऑफ डायरेक्टर इज इनकरेक्ट। जो डायरेक्टर कह रहा है वो गलत कह रहा है, सही नहीं कह रहा है। इफ दे आर ऑफ अ व्यू दैट देयर इज नो कंट्रावेंशन प्रोविजन, अगर वो कह रहा है कि मैंने कोई कंट्रावेंशन नहीं किया, मैंने कुछ गलत नहीं किया कंपनी एक्ट में, तो वो गलत कह रहा है। Section 92 states that every company has to file an annual return with the ROC within 60 days from the date on which annual general meeting is held, or where no annual general meeting is held in year, it shall be filed within 60 days from the date on which the annual meeting should have been held along with the reason for not holding the AGM। जिस दिन आपने एनुअल जनरल मीटिंग हेल्ड की है वहां से 60 डेज के अंदर अंदर आपको एनुअल रिटर्न फाइल करनी चाहिए। अगर एनुअल जनरल मीटिंग नहीं हुई है तो भी वहां जिस दिन होनी चाहिए थी उस दिन से 60 डेज और साथ में रीजन भी बताओ कि एनुअल जनरल मीटिंग क्यों नहीं हुई, तो एनुअल रिटर्न तो फाइल करनी ही है। In the above case, the annual general meeting should have been held by 30th September 2021। इस केस में एनुअल जनरल मीटिंग जो है 30 सितंबर 2021 को होनी थी, but it did not place, क्योंकि कोरम आया ही नहीं, उतने लोग आए नहीं, इसलिए मीटिंग हुई नहीं। Even if it was not held, चाहे वो नहीं हुई है मीटिंग, लेकिन वहां से 60 डेज के अंदर अंदर आपको एनुअल रिटर्न फाइल करनी होगी। Now Big Fox Entertainment Limited was required to file annual return within the specified time along with the reason for not holding the AGM। भैया आप 60 दिन से वहां से अंदर अंदर एनुअल रिटर्न फाइल करो, रीजन भी बताओ कि क्यों नहीं हुई एजीएम। बाय नॉट फाइलिंग एनुअल रिटर्न, अगर आप एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करते हो द कंपनी हैज कंट्रावेंड द प्रोविजन, तो कंपनी ने कंट्रावेंड किया है, प्रोविजन को नहीं फॉलो किया, जो भी सेक्शन 92 है कंपनीज एक्ट 2013 का, एंड देयरफॉर इट शैल बी लायबल फॉर पेनल्टी, इसलिए उनको पेनल्टी भी देनी है। चलते हैं आगे। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है या इलस्ट्रेशन है वो है इलस्ट्रेशन 4, पेज नंबर 34। मिस्टर अभिनव, ए मेंबर ऑफ एक्सीलियर लॉजिस्टिक लिमिटेड, मिस्टर अभिनव एक मेंबर है एक्सीलियर लॉजिस्टिक लिमिटेड के, फाइल्ड अ कंप्लेंट अगेंस्ट द कंपनी फॉर नॉट सर्विंग हिम अ नोटिस फॉर अटेंडिंग द एनुअल जनरल मीटिंग। उन्होंने
कंप्लेंट फाइल कर दिया कंपनी के अगेंस्ट में, कंपनी के खिलाफ, कि इसने तो मुझे नोटिस ही नहीं दिया कंपनी ने कि एनुअल जनरल मीटिंग में आपको आना है, या एनुअल जनरल मीटिंग में अटेंड करने का नोटिस नहीं दिया मुझे। नाउ द कंपनी इन टर्न प्रोवाइडेड द प्रूफ दैट दे हैड सेंट द नोटिस। अब कंपनी कह रही है नहीं नहीं, मैं तो आपको प्रूफ दे रही हूँ, हमने तो नोटिस भेजा था इनको बाय वे ऑफ एन ईमेल, हमने ईमेल किया था मिस्टर अभिनव को इनवाइटिंग हिम, और इनवाइट भी किया था टू अटेंड द एनुअल जनरल मीटिंग ऑफ द कंपनी, कि भैया आप आइए और एनुअल जनरल मीटिंग अटेंड कीजिए। नाउ मिस्टर अभिनव एलिगेट्स दैट ही नेवर रिसीव द ईमेल। मिस्टर अभिनव कह रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि भाई हमारे पास तो कभी ऐसी मेल आई नहीं। स्टेट वेदर द कंपनी इज लायबल टू बी गिल्टी फॉर कंट्राविंग द प्रोविजन। अब बताओ क्या कंपनी दोषी है, गिल्टी है कि इसने प्रोविजन को फॉलो नहीं किया 101 जो 101 सेक्शन है कंपनीज एक्ट का। देखो एनुअल जनरल मीटिंग अटेंड करने के लिए सारे मेंबर्स को नोटिस तो भेजना ही होता है। नाउ आंसर, अब सवाल ये है कि क्या वो मेल्स के थ्रू भेज रहा है तो क्या वैलिड है। Now, as per Rule 18, Companies Management and Administration Rule 2014, the company's obligations shall be satisfied when it transmit the email, and the company shall not be held responsible for a failure in transmission beyond its control। भैया कंपनी ने ईमेल भेज दिया ना, तो कंपनी तो अपने रूल को फॉलो कर रही है, लॉ को फॉलो कर रही है, कंपनी ने सेटिस्फाई की है लॉ के प्रोविजन को। अब वो तुम्हारे पास क्यों नहीं पहुंचा, इसकी जिम्मेदारी कंपनी की नहीं है। ऑल्सो रूल 18, इफ अ मेंबर एंटाइटल्ड टू रिसीव द नोटिस फेल्स टू प्रोवाइड और अपडेट रेलेवेंट email address to the company or to the depository participant as the case may be, the company shall not be in default for not delivering notice via email। अगर आपने कोई ईमेल ही गलत बता दिया, किसी और डिपोजिटरी जो पार्टिसिपेंट है उसने भी अपनी ईमेल गलत बता दिया, तो फिर कंपनी की कोई डिफॉल्ट नहीं है कि आप गलत ईमेल की वजह से नहीं पहुंचा आपके पास। अकॉर्डिंगली एक्सिट लॉजिस्टिक लिमिटेड शैल नॉट बी हेल्ड गिल्टी। इसीलिए एक्सिट लॉजिस्टिक लिमिटेड जो है वो गिल्टी नहीं है, इफ देयर दोषी नहीं है, इफ देयर वाज अ फेलियर इन ट्रांसमिशन, क्योंकि अगर ट्रांसमिट नहीं हुआ मेल ये तो उसके कंट्रोल से बाहर है, बियॉन्ड इट्स कंट्रोल। और इन केस वेयर मिस्टर अभिनव डिड नॉट अपडेट हिज ईमेल एड्रेस, या फिर मिस्टर अभिनव ने अपना सही ईमेल आईडी अपडेट नहीं किया, तो इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। चलें आगे। वैसे 21 दिन क्लियर डेज का नोटिस जाना चाहिए। अब चलते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 5, पेज नंबर 36 के बॉटम में। द पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ आकाश सोप्स लिमिटेड इज ₹50 लाख डिवाइडेड इनटू 5 लाख शेयर्स ऑफ 10 ईच। 5 लाख शेयर्स हैं, 10 रुपए का एक शेयर है, तो उसकी पेड अप कैपिटल आ जाएगी 50 लाख। वही बताया इन्होंने। नाउ द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी आर डिजायरस ऑफ कॉलिंग एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग। अब डायरेक्टर्स जो हैं, कंपनी के डायरेक्टर्स हैं, वो चाहते हैं कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बनाए, एक्स्ट्रा एनुअल जनरल मीटिंग नहीं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बनाए बाय गिविंग अ शॉर्टर नोटिस। और नोटिस जो हम दे देते हैं वो 21 दिन से कम का देते हैं, मतलब मेंबर्स को बुलाना भी है और 21 दिन से कम के अंदर अंदर में उनको नोटिस भी दे दे, जबकि बोलते 21 दिन का क्लियर नोटिस होना चाहिए। नाउ 60% ऑफ द मेंबर्स होल्डिंग शेयर्स वर्थ ₹40 लाख अकॉर्डिंग देयर कंसेंट बाय इलेक्ट्रॉनिक मोड टू द शॉर्टर नोटिस। 60% जो मेंबर हैं जो कि 40 लाख के शेयर्स होल्ड करते हैं, 50 लाख में से 40 लाख के, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिकली या हो सकता है मेल के थ्रू ही उन्होंने अपनी सहमति दे दी, इस शॉर्टर नोटिस को भी एक्सेप्ट कर लिया कि चलो कोई नहीं, 21 दिन से कम पे भी बुला रहे तो हम चले जाएंगे। वेदर एजीएम कैन बी वैलिड रिकॉर्ड। अब बताइए क्या एजीएम ऐसे केस में वैलिड होगा, कहलाना ठीक होगा कि हाँ भाई 21 दिन से कम के नोटिस पर भी वैलिड हो जाएगा। इन द अबव केस consent to call the EGM by shorter notice has been accorded by 60% member holding shares worth ₹40 lakh, in which out of 80% देखा जाए तो 60% मेंबर्स जिसने 80% शेयर होल्ड किए हैं उन्होंने अपनी सहमति दे दी है। Whereas the requirement is the majority is a number of members who represent not less than 95% of the paid up share capital। जबकि रिक्वायरमेंट ये है शॉर्ट नोटिस के केस में 95%, मतलब यहाँ पे 40 लाख जो है वो 50 लाख का 80% हुआ, लेकिन 95% ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल के जो मेंबर्स होंगे उनकी सहमति होनी बहुत जरूरी है। वो रिप्रेजेंट नॉट लेस देन, ठीक है, मस्ट कंटेंट। तो इनका मतलब ये है कि 40 लाख में 47,50,000 होता है 95% 50 का, तो उतने लोगों का सहमति होनी, उतने मेंबर्स की सहमति होनी चाहिए। तो यहाँ पे तो 80% है। देयरफॉर द ईजीएम कैन नॉट बी वैलिडली कॉल्ड। तो हम कह सकते हैं कि ईजीएम सही तरीके से नहीं बुलाई गई है और ना ही सही तरीके से हुई है। तो इस तरीके से हमने ये नोटिस वाला भी एग्जाम्पल्स पढ़ लिया, इलस्ट्रेशन कर लिया। अब हम आ गए हैं इलस्ट्रेशन नंबर 6।
देयर आर 54 मेंबर्स इन नाइस गेम्स प्राइवेट लिमिटेड। 54 मेंबर है, 54 मेंबर्स हैं नाइस गेम्स प्राइवेट लिमिटेड में। द कंपनी कॉल्ड इट्स एनुअल जनरल मीटिंग ऑन फ्राइडे। उन्होंने एनुअल जनरल मीटिंग बुलाई है शुक्रवार को 1 जुलाई 2022 2 बजे एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस। देयर वर 28 मेंबर्स प्रेजेंट टिल 2:30 PM। 28 मेंबर हैं वो जो 2:30 बजे तक आ गए एट द वेन्यू ऑफ एजीएम के लोकेशन पे आ गए। द चेयरमैन ऑफ द मीटिंग प्रोसीडेड to initiate the meeting and pass the resolution after observing due process। भाई चेयरमैन ने मीटिंग शुरू कर दी, रिजोल्यूशन भी पास कर दिया जो भी उसको फॉलो करना था। नाउ कमेंट वेदर द मीटिंग टुक प्लेस एज पर द प्रोविजन ऑफ एक्ट। अब बताओ क्या ये मीटिंग कंपनीज एक्ट के प्रोविजन को फॉलो करके हुआ है, क्योंकि 54 में से 28 मेंबर ही आए। नाउ एज पर द प्रोविजन ऑफ द सेक्शन 103 ऑफ द कंपनीज एक्ट द कोरम ऑफ अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, क्योंकि ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, शैल बी 2 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट। 2 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट हो सकते हैं विद इन हाफ एन आवर फ्रॉम द टाइम अपॉइंटेड फॉर होल्डिंग अ जनरल मीटिंग। अब जो टाइम अलॉट हुआ है उसके अंदर अंदर आधे घंटे के अंदर अंदर वो सारे आ जाए, उसमें मतलब 2 मेंबर का होना बहुत जरूरी है। द कोरम जनरल मीटिंग ऑफ नाइस गेम्स पार्टनर्स कंप्लाइड। यहाँ तो 28 मेंबर आ गए, तो कोरम की तो जो जरूरत थी जितने मिनिमम नंबर आने तो उससे ज्यादा आ गए। द कंपनी हैज नॉट कंट्रावेंड एनी ऑफ द प्रोविजन। कंपनी ने कोई कंट्रावेंड किया ही नहीं है। प्राइवेट लिमिटेड केस में जो कोरम है वो मिनिमम 2 मेंबर का पर्सनली प्रेजेंट होना है, यहाँ तो 28 मेंबर आ गए, तो प्राइवेट लिमिटेड केस में उन्होंने कोई गलत काम किया ही नहीं है। चलें आगे। अब ये एक एग्जांपल है पब्लिक लिमिटेड के ऊपर भी। नाउ अबे लाइट्स एंड साउंड्स लिमिटेड हैज 2300 मेंबर्स। अब ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड नहीं है। एबे लिमिटेड लाइट्स एंड साउंड्स के पास जो 2300 मेंबर है, 2300 मेंबर है। द कंपनी कॉल्ड इट्स एनुअल जनरल मीटिंग। उन्होंने एनुअल जनरल मीटिंग बुलाई 23 अगस्त 2022 को 10:30 बजे एट इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस सिचुएटेड इन कनॉट प्लेस न्यू दिल्ली। कनॉट प्लेस न्यू दिल्ली में 10:30 बजे 23 अगस्त 2022 को मीटिंग बुला ली। ऑन द डे ऑफ द मीटिंग 18 मेंबर्स वर पर्सनली प्रेजेंट बाय 11 AM। तो आधे घंटे डिले के साथ साथ भी 18 मेंबर तो आ गए, है ना। एंड चेयरमैन ने मीटिंग शुरू कर दी। नाउ देयर वर 5 स्पेशल बिजनेस टू बी डिस्कस इन द सेड मीटिंग। अब 5 स्पेशल बिजनेसेस भी डिस्कस करने थे इस मीटिंग में बाय 2:30 PM, 2:30 बजे तक का एजेंडा ये था कि हम 2:30 बजे ये 5 चीजें डिस्कस करेंगे। नाउ एजेंडा 1 to 3 हैड बीन डिस्कस्ड। एजेंडा 1 से 3 डिस्कस हो चुकी है मीटिंग में। एन एप्रोप्रिएट रिजोल्यूशन वर पास्ड, रिजोल्यूशन भी पास हो। हाउएवर ड्यू टू सम इमरजेंसी 4 ऑफ द मेंबर्स हैड टू लीव अराउंड 3 PM। अब कुछ मेंबर जो 4 ऐसे मेंबर हैं जिनको किसी इमरजेंसी की वजह से मीटिंग छोड़ के जा रहे हैं वो 3 बजे तक वो चले गए। नाउ द चेयरमैन ग्रांटेड देम द परमिशन एंड प्रोसीडेड टू डिस्कस एजेंडा 4 and 5। चेयरमैन ने उसको परमिशन भी दे दी और जो एजेंडा 4 और 5 है उस पर उन्होंने अपना आगे का डिस्कशन शुरू कर दिया अकॉर्डिंगली, और रिजोल्यूशन भी पास हो गया। नाउ कंसेंट द रिमेनिंग मेंबर्स, जो भी मेंबर्स रह गए तो उन्होंने सहमति दे दी, रिजोल्यूशन पास हो गया। नाउ कमेंट वेदर द मीटिंग इज अ प्रॉपर्ली कन्वेंट मीटिंग एज पर द प्रोविजन ऑफ सेक्शन 103 ऑफ द कंपनी। अब बताइए क्या मीटिंग सही हुई है कंपनीज एक्ट के 103 सेक्शन को फॉलो करते हुए। नाउ आंसर इज अकॉर्डिंग टू secretarial standard 2 quorum shall be present not only at the time of commencement of the meeting but also while transacting business। quorum सिर्फ उसी टाइम नहीं आना चाहिए जिस टाइम मीटिंग शुरू हुई, बल्कि उस टाइम भी रहे जिस टाइम वो बिजनेस डिस्कशन हो रही है, जो एजेंडा डिस्कशन हो रहा है मीटिंग में। नाउ इन द अबव केस while the required quorum as per section 103 of the Companies Act was present at the time। इस केस में जो कोरम की जो रिक्वायरमेंट है वो तो नहीं तो प्रेजेंट है मीटिंग के टाइम पे। द कोरम वाज नॉट प्रेजेंट, लेकिन जब एजेंडा 4 और 5 डिस्कस हो रहा था 4 लोग चले गए थे तब कोरम अवेलेबल नहीं है, तब वो उतने मेंबर्स अवेलेबल नहीं है। 10 वेयर एट द टाइम ऑफ ट्रांजेक्शन बिजनेस, जिस टाइम वो बिजनेस से डिस्कस कर रहे हैं, द नंबर ऑफ मेंबर इज लेसर देन द कोरम। तो जो नंबर ऑफ मेंबर्स हैं वो कोरम से कम हो गए, तो बिजनेस कैन नॉट बी ट्रांजेक्टेड एंड शैल बी अ नुलिटी। इसका मतलब उसके बाद जो एजेंडा 4 और 5 वो वैलिड नहीं है, वो डिस्कशन वैलिड नहीं है। उसका रिजोल्यूशन पास होने के बाद भी 4 और 5 की जो डिसीजन है वो नल माना जाएगा, वॉइड माना जाएगा, वैलिड नहीं रहेगा लॉ में। तो इस तरीके से हमने ये वाला भी एग्जाम्पल इलस्ट्रेशन डिस्कस कर लिया। अब हम बढ़ते हैं आगे और आगे हम करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, करेंगे आगे के इलस्ट्रेशंस और एग्जांपल्स डिस्कस। और दोस्तों कुछ भी समझ में आ रहा है तो यार वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कुछ तो हेल्प हो रही होगी, कमेंट भी कर दिया करो, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना। चलिए
ये सब फॉर्मेलिटी है जो सभी यूट्यूब पे वीडियोस डालने वाले बोलते रहते हैं, लाइक करो शेयर करो, तो मैं भी कभी कभी बोल देता हूँ। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अच्छे से पढ़ाई कीजिए।